नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को, और जिसमें हमने आज की वीडियो में यहाँ पर सबसे पहले जो आपके करंट अफेयर 2024 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लिया है। इसके साथ ही हमने जो अन्य जो सब्जेक्ट है उसको भी लिया है, जो हम इनके बाद में करेंगे। पहले आपके जो करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरबम आश्रम का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये कोचरबम आश्रम जो है इसका उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो कहाँ पर है? और यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जो एक कोचरबम जो आश्रम है इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया गया है तो ये गुजरात में है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो आज ही जो है यहाँ पर जो हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पहले जो खट्टर थे तो उनके बाद अब नए जो मुख्यमंत्री यहाँ पर हरियाणा के बने हैं, तो ये कौन है? नायब सिंह सैनी, बंडारू दत्तात्रेय, भूपेंद्र यादव या अतुल प्रधान? और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो नायब सिंह सैनी जो है इनको जो है नए मुख्यमंत्री हरियाणा के बनाया गया है, मनोहर लाल खट्टर जो इनके स्थान पर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये किन के द्वारा जीता गया है? फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, तो ये रोहित शर्मा है, जो रूट है डेविड वार्नर है, ये यशस्वी जायसवाल है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड जीता है तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में, तो ये एस राजीव हैं, राजीव कुमार हैं, अनूप अवस्थी है या फिर अजय सिन्हा है? और यहाँ पर जो है इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा एस राजीव, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं एस राजीव। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन, तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स या फिर जापान में। और यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये सेशेल्स जो है यहाँ पर किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किन के द्वारा किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन, तो इनका जो शुभारंभ अमित शाह, राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल या अनुराग ठाकुर, तो किन के द्वारा किया गया है? और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सी, तो ये है अर्जुन राम मेघवाल, जिनके द्वारा सुभाष अभिनंदन का जो शुभारंभ है ये किया गया है, जो सुभाष चंद्र बोस इनके जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि 4-5 त्रिशूल या नाग का? तो ये जो सफल परीक्षण जो हुआ है ये अग्नि 5 जो मिसाइल है तो इसका हुआ है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अग्नि 5 है। तो ये जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद जो हमारे जो यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट से जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन कि आपके विद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धन अर्जन में हाथ बटाते हैं, इसलिए ये छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या करेंगे?
मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। उनकी क्षमता पर संदेह करेंगे व उन्हें हतोत्साहित करते रहेंगे। उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर पर उपहास करते हुए उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहेंगे, या आप कक्षा में इन्हें प्रताड़ित करेंगे व उनके सम्मुख उनके माता पिता को भी बुरा भला कहेंगे जो उनके लिए शिक्षा का व्यय भी नहीं जुटा पाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या जो है इसमें प्रयास रहेगा, आपका क्या राय है? अगर आपके विद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धर्मार्जन में हाथ बढ़ाते हैं, इसलिए छात्र पढ़ाई गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते, तो यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। न तो हम संदेह कर सकते हैं, न उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कह सकते हैं, और न ही हम उन्हें बुरा भला कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला हमारा रहेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रतिश्रवण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रतिश्रवण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है, शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा निर्देशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन है ये वाला, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की पुनरावृत्ति में नहीं है तो आप, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की पुनरावृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, चेतावनी देंगे कि वे आपसे ध्यान करें, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, और यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पर हम बाध्य नहीं कर सकते, कक्षा छोड़ने के लिए नहीं कह सकते, चेतावनी नहीं दे सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हमारा सही रहेगा। कक्षा शिक्षण में शिक्षार्थी विद्यार्थी कई विषयों में रुचि नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में परंपरागत शिक्षण के साथ साथ कुछ रुचिपूर्ण साधनों तथा शिक्षण विधियों का प्रयोग करे और कक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए अनेक शिक्षण सहायक साधनों का प्रयोग अधिक सार्थक सिद्ध होगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा डी वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के व्यवहार आदि से आप सख्त नाराज हैं और उसके प्रति आपकी धारणा निष्पक्ष नहीं है, तो उससे परीक्षा अंक प्रदान करते समय, एक छात्र के व्यवहार आदि से आप सख्त नाराज हैं और उसके प्रति आपकी धारणा निष्पक्ष नहीं है, उसे परीक्षा अंक प्रदान करते समय बिना किसी पूर्व आग्रह की उसकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन करेंगे। अपने साथियों से भी उस छात्र को कम अंक देने के लिए कहेंगे, नाराजगी के कारण उसके अंक काट लेंगे, या फिर पक्षपात रहित होकर मूल्यांकन करेंगे। अब यहाँ पर कौन सा आंसर इसमें इस प्रकार सही होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन ए वाला, कि बिना किसी पूर्व आग्रह की उसकी योग्यता के अनुसार उसका मूल्यांकन करेंगे, ना कि जैसे कह देते हैं कि दुश्मनी निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करें। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर कारकों की सूची दी गई है, जैसे अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क या विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, या कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो यहाँ पर जो है कौन सा सी आंसर होना चाहिए? शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक वाले विकल्प का चयन करें। तो कोट वाला जो है एक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन है, तो कौन से वाला सी आंसर इसमें रहेगा? अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है तो ऑप्शन रहेगा टी वाला, 1, 3 और 6 जो यहाँ पर माने गए हैं। एक जो आ जाता है कि अध्यापक को विषय का ज्ञान होना, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, और इसके अलावा जो यहाँ पर
6 कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो प्रभावी शिक्षण जो है उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को विषय वस्तु का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान हो, संप्रेषण कौशल में कुशल हो और शिक्षा का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, और वह कक्षा संचालन में सिद्ध हो और अनुसरण में भी सक्षम होने चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है कॉन्फ्रेंस सम्मेलन। एक अनुसंधान कार्य पर गहन विचार करने का प्रावधान है। अनुसंधान समस्याओं का उचित समाधान है। अनुसंधान निष्कर्षों का व्यापक हस्तांतरण है, या फिर ये सभी है। तो कॉन्फ्रेंस इनमें से एक क्या है? कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन क्या देते हैं? अब यहाँ पर हम देखें तो इन सभी को यहाँ पर माना गया है। अनुसंधान कार्य पर गहन विचार करने का प्रावधान, समस्याओं का उचित समाधान, अनुसंधान निष्कर्षों का व्यापक हस्तांतरण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार माना गया है केवल प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ा दोनों, या फिर कोई सा भी नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी को माना गया है। इसमें प्राथमिक और द्वितीय ये दोनों आंकड़े आ जाते हैं। प्राथमिक जो यहाँ पर जो डाटा है ये क्या है? उन समकों को प्राथमिक समक कहते हैं या डाटा कहते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में खेती और मजदूरों के रहन सहन की स्थिति के बारे में यदि कोई अनुसंधानकर्ता नए सिरे से मौलिक रूप में समक एकत्र करता है तो उसके लिए प्राथमिक समक कहे जाएंगे। और जो सेकेंडरी डाटा है, द्वितीय जो समक हैं वे समक होते हैं जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। और यदि अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के तहत संकलित और प्रकाशित श्रमकों को प्राप्त कर लेता है तो वे समक उसके लिए द्वितीय समक अर्थात डाटा होंगे। तो यहाँ पर जो इसमें ये दोनों को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं हैं। सर्वेक्षण यह एक साथ वृहद जनसमूह से प्रदत्त जानकारी एकत्रित करने में समर्थ है। इसमें पूर्ण परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है। इस विधि के उद्देश्य निश्चित एवं विशिष्ट होते हैं, या ये सभी सत्य हैं। तो सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं, सर्वेक्षण विधि की जो विशेषताएं हैं तो यहाँ पर इन सभी को इसमें माना गया है। यह एक साथ वृहद जनसमूह से प्रदत्त जानकारी एकत्र करने में समर्थ है। सर्वेक्षण विधि इसमें पूर्ण परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है और इस विधि के उद्देश्य निश्चित एवं विशिष्ट होते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, शोध सदैव है पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, या ये सभी। तो शोध सदैव है। शोध क्या है? शोध जो है इनको माना गया है ये सभी। इसमें पूर्व ज्ञान का सत्यापन आ जाता है, नूतन ज्ञान की गवेषणा आ जाती है और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति। तो ये सभी जो इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांश निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। तो किस प्रकार के अनुसंधान के सारांश या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रायोगिक, कारणात्मक, तुलनापरक अनुसंधान। तो सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा सी वाला। तो कौन सा है? प्रायोगिक अनुसंधान है। ये जो प्रायोगिक अनुसंधान जो है इनके सारांश या निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। यह एक वैज्ञानिक विधि का अनुसंधान है। इसके अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता सदैव नवीन तथ्यों की खोज में प्रवृत्त रहता है और यह विधि ज्ञान के भंडार में अपना योगदान देती है तथा उसमें वृद्धि करती है। प्रायोगिक अनुसंधान की मूल अवधारणा को परिभाषित करते हुए जेम्स एस मिल ने कहा था कि यदि दो परिस्थितियां पूर्ण रूप से समान हैं तथा एक परिस्थिति में एक तत्व को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए परंतु दूसरी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन न हो, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है तो वह जोड़े गए या कम किए जाने वाले तत्व का परिणाम होगा। तो इसके निष्कर्ष को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता।
इसके बाद है एक शोध पत्र। किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो एक शोध पत्र क्या है? अब शोध पत्र जो है यहाँ पर क्या है, तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है, एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है शोर, समय व दूरी संचार की किस बाधा से संबंधित है? शोर, समय, दूरी संचार की किस बाधा से संबंधित है? बौद्धिक, व्यक्तिगत, वित्तीय या कोई सी भी नहीं। अब यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो कौन सा है? ये बौद्धिक अवरोध है। संचार प्रक्रिया में शोर एक प्रमुख बौद्धिक बाधा है, साथ ही साथ समय और दूरी भी संचार के स्वाभाविक संचरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। एक संप्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी व समय अंतराल संचार में अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, तो ये कहलाता है समूह संप्रेषण, जनसंचार, अंतःव्यक्तिक संचार या अंतःव्यक्तिक संचार। तो संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, तो क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाएगा जनसंचार। नेक्स्ट आ जाता है संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ताओं को क्या कहते हैं? संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ताओं को, तो उन्हें निष्क्रिय श्रोता, सक्रिय श्रोता, सकारात्मक या नकारात्मक श्रोता क्या कहा जाता है? अब यहाँ देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला, तो ये सक्रिय श्रोता होते हैं। सक्रिय श्रोता केवल एक श्रोता ही नहीं होते हैं, बल्कि वह सूचनाओं के संप्रेषण से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत तथा सामाजिक संदर्भों में ऐसे श्रोता सक्रिय माने गए हैं। इसके बाद है छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम में सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप, विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाले ग्रुप या ये सभी। तो छात्रों का इनमें से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम में सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? अब इनमें देखें तो जो सबसे अधिक जो है इन सभी को ही माना गया है। मंद बुद्धि लेकिन छोटा ग्रुप हो, मध्यम बुद्धि के अगर बड़ा ग्रुप हो, विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले ग्रुप, तो इन सभी को जो है यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कुशलतापूर्वक उत्तर देना। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण, असहमत हैं, सहमत हैं, आंशिक है या संभवतः है? अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना जरूरी है। तो अगर कोई बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अगर आप उनका उत्तर देते हैं तो वह भी उतना ही जरूरी है। तो आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो इससे आप पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि आप बच्चे की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर किया जाना चाहिए। इसके बाद है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन से वाला कथन सही है? कोर्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम इनमें सही देखें तो ऑप्शन जो है सी को माना गया है, 1 और 2 ये दोनों ही हमारे यहाँ पर सही माने गए हैं कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 75(3) इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। और जो अनुच्छेद है 118 इनके अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। इसलिए लोकसभा में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है।
तो ऑप्शन जो है यहाँ पर दोनों को माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला। और कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और इसका जो कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है? अब यहाँ पर अगर मैं सही देखे तो ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही जो स्पष्टीकरण नहीं है। ये जो भारतीय संविधान जो है एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। तो इसलिए और आर दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है दोनों सही लेकिन व्याख्या सही नहीं करते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन से वाला सही है? अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो कौन सा यहाँ पर सही है? अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी को माना गया है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य यहाँ पर सही है। अध्यक्षतात्मक जो शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करेगा तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका अर्थात जो संसद है उसको भंग नहीं कर सकता। तो इसलिए उपयुक्त तीनों विकल्प यहाँ पर सही माने गए हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत का जो ये अधिनियम है 1919, 35, 9 या 1947। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। और ये जो भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935। यद्यपि जो ब्रिटिश भारत है इसमें गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद है 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। तो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। इसके बाद है संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 14, 1, 3 या 6 महीने। अब यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन है बी वाला। तो कितने हैं? ये 1 महीने हैं। तो संविधान का जो ये अनुच्छेद है 352। इनके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारतीय उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए इस शासन की घोषणा कर सकेगा। तो इस अनुच्छेद के अधीन कोई की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह 1 माह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये 1 महीने। इसके बाद है कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन या वेब डिजाइन का? तो इनके लिए जो हम प्रयोग करते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है इनका प्रयोग करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग तकनीक है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से विचारों को शीघ्रता से पूर्णतः सही लिखित सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शामिल है।
इसमें हम टेक्स्ट क्रिएट करने, एडिट करने, मैनिपुलेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने की प्रक्रिया इसमें शामिल है। तो ये कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। इसके बाद है इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता। ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता, तो ये पीरियड, स्पेस, अंडरस्कोर या नंबर है। तो ईमेल एड्रेस का एक पार्ट नहीं हो सकता इनमें, तो ये कौन सा है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये जो स्पेस है ये वाला, तो इंटरनेट स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स के अंतर्गत तो इंटरनेट स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स जो है उनके अनुसार यह प्रोटोकॉल के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि होस्ट नेम लेबल में केवल ASCII A से Z तक केस इंसेंटिव मैनर में 0 से 9 अंक और हाइफन होना चाहिए। अन्य सिंबल्स या ब्लैंक स्पेसों की अनुमति नहीं दी गई है। अधिकांशतः हमें प्रत्येक ईमेल एड्रेस के मिडल में, ये आपने देखा होगा @gmail.com वगैरह, ये जो होता है इस तरीके से ये करैक्टर देखने को मिलता है। तो ईमेल एड्रेस जो है इसका एक पार्ट नहीं है, जो स्पेस है इसको नहीं माना गया है। तो डॉट भी आ जाती है, अंडरस्कोर, नंबर। इसके बाद है कंप्यूटर में एक साधारण व्यवस्था है जिसमें यूजर को कई डिस्क ड्राइव सिंगल डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होते हैं। तो कंप्यूटर में एक साधारण व्यवस्था है जिसमें यूजर को कई डिस्क ड्राइव सिंगल डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होते हैं। तो ये स्पैन ड्राइव है, डिस्क पैक है, बेंच ऑफ डिस्क है या डिस्क एरे है। अब यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन जो डी वाला हमारा रहेगा। तो ये डिस्क एरे है। डिस्क एरे जो है कि ये हार्डवेयर एलिमेंट है जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव HDD जो होती है, ये पुराने जो कंप्यूटर थे इनमें आती थी ये HDD। तो इनका एक विशाल समूह समाहित है। इसमें कई डिस्क ड्राइव ट्रेस और आर्किटेक्चर समाहित है जो डाटा को सुरक्षा प्रदान करते हैं और स्पीड में वृद्धि करते हैं। यह डाटा रिडंडेंसी, डाटा दोष में सुधार और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, प्रदर्शन में सुधार या दोनों उद्देश्यों के लिए मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट को सिंगल लॉजिकल यूनिट में कंबाइन करते हैं। तो कंप्यूटर एक साधारण व्यवस्था है जिसमें यूजर कई डिस्क ड्राइव सिंगल एक डिस्क ड्राइव के रूप में प्रतीत होते हैं। तो ये डिस्क एरे जो है इनको माना गया है। इसके बाद इनमें से किसके साथ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का आगमन हुआ है। तो ये सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है या ट्रांजिस्टर है। तो चौथी पीढ़ी के जो हमने 2G 3G 4G, अब ये जो 5G है, ये जो पढ़ते हैं जनरेशन वाले, तो ये जो चौथी पीढ़ी है, तो ये वाली चौथी 4G जो फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आगमन हुआ है। तो इनका जो आगमन है ये माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है इनसे माना गया है, जिसमें सिंगल सिलिकॉन चिप पर हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया। ये कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली सहित कम्पैक्ट, विश्वसनीय और वहन करने योग्य है। इसी के परिणामस्वरूप पर्सनल कंप्यूटर अर्थात जो PC है इनके क्षेत्र में क्रांति आरंभ हुई। तो ये जो पहले जो होते थे उनमें वाल्व होते थे, आपने देखे भी होगी या फोटो आती रहती है कई बार। तो एक जैसे छोटी सी चिप है तो 5 MB की चिप भी कितनी बड़ी होती थी, और अब जो है कई GB की चिप आप एक छोटी सी जो चिप है उसमें स्टोर कर सकते हैं। पहले यही जो एक बहुत बड़े बॉक्स के आकार की होती थी। नेक्स्ट है वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। URL, टेलनेट का, HTML या HTTP का। तो वेब पेज लिखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो हम जो ऑप्शन डी में है तो HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका प्रयोग किया जाता था। HTML प्रस्तुतिकरण के संदेशों के साथ अर्थगत वेबसाइट के ढांचे का वर्णन करता है, और HTML एलिमेंट वेबसाइट के सभी घटकों का निर्माण करता है। तो
यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर यूआरएल को कह देते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कह देते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कह देते हैं। तो फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण किससे बनता है? जैविकीय घटक से, भू आकृति घटक से, अजैव घटक से या इन सभी से। तो पर्यावरण जो है किससे बनता है? पर्यावरण जो है इसका जो निर्माण होगा तो इन सभी से होगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण जो इसके 3 घटक माने गए हैं: भौतिक, जैविक, ऊर्जा समघटक। भौतिक या अजैविक समघटक कौन से हैं? जिसमें स्थल आ गई, वायु और जल ये आ जाते हैं। जो जैविक हैं, जैविक जो समघटक है इसमें पादप आ गए, मनुष्य आ गए, जंतु, सूक्ष्म जीव ये आ जाते हैं। और जो ऊर्जा समघटक है, ऊर्जा से आप समझ गए होंगे, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये वाली आ जाती है। तो भौतिक में स्थल, वायु, जल आ जाएंगे, जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, जीव आ जाएंगे और ऊर्जा वाले में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये वाले आ जाएंगे। तो इन सभी से बनता है। इसके बाद है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह पारित हुआ था 1981, 86, 95, 2000 में। तो भारत में पर्यावरण अधिनियम ये पारित हुआ था। तो ये जो पारित हुआ था वर्ष 1986 जो है इसमें पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट आ जाता है जो सरकार है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ जो है इनकी आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना या कोई सभी नहीं। तो सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाघ परियोजना जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ये जो बाघ है, बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना एक ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, चलाया था, जिसका उद्देश्य था बाघ को समाप्त होने से बचाना। इसके बाद है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम। सही क्रम अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए में है, घास होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है या कह सकते हैं कि हमारा परिवहन चक्र है ये चलता रहा है। छोटा जो है बड़े को खाता है। तो घास टिड्डा खाएगा, टिड्डा मेंढक खाएगा, मेंढक जो है यहाँ पर ये सर्प सर्प जो है इसको खाता है। तो ये जो है यहाँ पर क्रम है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा जो है टिड्डे को मेंढक खा जाएगा और मेंढक को सर्प, सर्प के आगे मोर भी आ जाता है या अन्य जीव आ जाते हैं। नेक्स्ट ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2, SO2, O2 या CFC? ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र जो है इसके लिए जो माना गया है जो CFC जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये फ्रिज और AC से जो गैस निकलती है, तो यही जो है यहाँ पर ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी मानी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक जो गद्यांश है ये आ जाता है। तो गद्यांश जो है उसके अंदर से ही आपने जो क्वेश्चन है उनको फिल करना है। तो एक बार में ही आपने ध्यानपूर्वक जो उसको पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में समय बच जाए और बार बार जो पढ़ने की आवश्यकता भी न रहे। तो बच्चे किसी भी देश के सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शन के अंग होते हैं, उनके प्रति जो रवैया अपनाए जाते हैं वे इस बात का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं कि क्या उनकी जरूरत पूरी होगी तथा उनके अधिकार उन्हें मिलेंगे। भविष्योन्मुखी कोई भी समाज इस बात का ध्यान रखेगा कि विपदा के समय बच्चों का ख्याल रखा जाए। इस समय विश्व के अनेक भागों में हमें कहना पड़ेगा कि बच्चों को शांति तथा भाईचारे की भावना के साथ पाले पोसे जाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं है। युद्ध तथा आतंकवाद के जो अत्यधिक भयावह रिकॉर्ड मिलते हैं वे हमेशा अपने घरों के खंडरों तथा अपने परिवारों के शव के पास रोने के लिए बचे हुए शिशुओं या छोटे बच्चों की या इतने सहमे हुए बच्चों की जो रो भी नहीं पाते तस्वीरें होती हैं। ऐसे दशा में जहाँ ऐसी कार्रवाई को मनमोहक ढंग से पेश किया जाता हो
वहाँ बच्चों का निर्बाध रूप से खेलना जीवन की घटनाओं तथा या ऐसी घटनाओं की सामाजिक स्वीकृति को परिलक्षित करेगा, जो हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रदर्शनों से प्रभावित करोड़ों को शांति की भावना के साथ बड़े होने के उनके अधिकार मिलने की कोई संभावना है, या निश्चय ही जाति, रंग, लिंग, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल के धर्म पर अकेले या कुछ एक के मेल पर आधारित भेदभाव करोड़ों बच्चों को जरूरतों की सर्वत्रिकता के बावजूद जिन पर अधिकार आधारित होते हैं। तो ये जो यहाँ पर गद्यांश है और इसमें जैसे शीर्षक वगैरह आते हैं तो या तो आपको शुरू में देखने को मिलते हैं या फिर जो लास्ट में जिसे निष्कर्ष कह देते हैं, तो वहाँ पर जायद ये होते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि प्रौढ़ों का बच्चों के प्रति एक कर्तव्य है, किसी समाज विशेष में बच्चों की देखभाल कितनी अच्छी तरह से होती है, इसका पता इस बात से चल सकता है विपदा के समय उनके लिए क्या किया जाता है, प्रौढ़ों का कितना ख्याल रखते हैं, प्रौढ़ों के उनके अधिकारों के प्रति कितने संवेदनशील है, यह समाज कितना समृद्ध है। तो कौन से वाला जो यहाँ पर इसमें सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है कि प्रौढ़ उनके अधिकारों के प्रति कितने संवेदनशील है। इसके बाद है लेखक की धारणा है कि युद्धों के बावजूद बच्चे शांतिपूर्ण रहने के अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों के अधिकार सामाजिक दिशाओं पर निर्भर होने चाहिए। राष्ट्रीय दर्शन बच्चों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। बच्चों को शांति की भावना के साथ बड़े होने का अधिकार है। तो लेखक की धारणा है क्या, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, राष्ट्रीय दर्शन बच्चों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में शांति तथा भाईचारे की भावना के विकास के लिए सहायक नहीं है। तो कौन सा बच्चों में शांति और भाईचारे की भावना के विकास के लिए सही नहीं है कि जब किसी देश का राजनीतिक दर्शन विश्वव्यापी भाईचारे की वकालत करता है, जब प्रौढ़ लोग जातीय भेदभाव को व्यवहार करते हैं, जब समाज युद्ध के कार्यकलापों को मनमोहक ढंग से पेश करते हैं, या जब वयोवृद्ध बच्चों को युद्ध के संतरासों का अनुभव करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक सहायक नहीं है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है कि जब समाज युद्ध के कार्यकलापों को मनमोहक ढंग से पेश करता है, तो यही जो यहाँ पर नहीं माना गया है। तो ये जो यहाँ पर जैसे मनमोहक आ गया है, मन को मोहने वाला मनमोहक। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा युद्ध संबंधी कार्यकलाप को समाज द्वारा परिलक्षित किया जाता है, को समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, समाज द्वारा परिहार किया जाता है, या किस समाज द्वारा निंदा की जाती है। तो युद्ध संबंधी कार्यकलाप, और जो ऑप्शन बी में है, तो युद्ध संबंधी कार्यकलापों को समाजों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसके बाद है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में कौन सा कथन सही है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में, यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। इससे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। यह दिल्ली में स्थित है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। तो कोड जो वाला क्वेश्चन है और सही जो इनमें कौन सी वाला है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन जो बी है हमारा, 1 और 2, इनको माना गया है ये एक स्वायत्त शासी संस्था है और इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। तो यह दिल्ली में स्थित है, यह भी गलत है, इसकी क्षेत्रीय कार्यालय है, ये भी सही नहीं माने गए। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है इनको सही माना गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है। तो किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है। असम, दिल्ली, हैदराबाद या पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने। अब यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है तो ऑप्शन बी वाला है। तो मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है, तो ये अपनाने वाला है दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इनमें से 4 जो चित्र हैं
कौन सा चित्र टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी व छात्रों के मध्य संबंध को सही सही दिखाएगा? कौन सा टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और जो छात्र हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं आप एक तरीके से, अपने अनुसार जो भी आपको सही लगता है, इनको दिखाता है। तो कौन से वाला चित्र यहाँ पर सही है? तो टेनिस भी होना चाहिए, टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और जो छात्र है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो कौन से वाला बनेगा? अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है इसको माना गया है टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के मध्य संबंध को जो दिखाएगा। तो ऑप्शन जो बी वाला है यही यहाँ पर इसमें दिखाएगा, क्योंकि छात्र जो है ये टेनिस और क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, तो इनका आपस में संबंध है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है नीचे दिए गए विकल्पों में से जो लुप्त संख्या है वो आपने बतानी है। यहाँ पर क्या आएगा? 1, 8, 27 या यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला हमारा इसमें रहेगा। यहाँ पर अगर हम क्रम देखें तो ये 1 की पावर 3 है, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ये 2 की है, ये 3 3 9 3 स्थाई। अगर यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 और 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो यही जो हमारा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? तो इसके लिए आसानी से आप क्या करोगे? पुस्तक में कितने हैं? 300 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर कितने शब्द हैं? 10 हैं। पंक्तियां कितनी हैं? 20 हैं। तो इन सभी को जब हम गुणा करेंगे तो 60,000 जो है निकल के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताना है क्या आएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 में अगर 90 जोड़ते हैं तो 100 हो जाते हैं। 100 में अगर हम यहाँ पर 100 जोड़ते हैं तो 200 हो जाते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर 110 जोड़ते हैं तो 310 हो जाते हैं। और क्या क्रम यहाँ पर चला हुआ है? 90, 100, 110। कहने का मतलब है यहाँ पर 10-10 जो है इसमें जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब हम इसमें 120 तो 10 और जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 110 में 10 और जोड़ेंगे तो 120। तो 120 और 310, 120 और 310 तो कितने हो जाएंगे? 430। तो यही जाए यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित अनुक्रम में गलत पद बताइए। तो यहाँ पर एक गलत है। अब गलत जो है यहाँ पर कौन से वाला है? यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है 26, तो 26 जो है यहाँ पर इसमें ये गलत है। यहाँ पर जो कुछ क्रम इसमें चला हुआ है 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। और यहां पर अगर हम देखें तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। इसका अगर हम नेक्स्ट क्रम देखें तो 8 में 8 जब हम जोड़ते हैं तो 16, 16 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा। इसी प्रकार से यहां पर नेक्स्ट में है 24 और 8 32। तो यहां पर 26 जो है 26 की जगह पर 24 आएगा। इसके बाद है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी आपने लुप्त जो संख्या है वो बतानी है।
तो यहाँ पर इसमें कौन से वाली है? यहाँ पर ऑप्शन जो सी में दी गई है 18G13, तो यही जाए यहाँ पर इसमें क्या है, लुप्त है, ये जो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्रम चला हुआ है 3 दूनी 6, 6 तिये 18, और 18 चौके 72। अगर यहां पर देखें तो 3 और 4, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, तो 4 6 और 8। इसी प्रकार से यहां पर है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ते 18, 18 चौके 72। तो कुछ ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चला हुआ है, तो ये जो इसका आएगा यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रघु तथा बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो यहां पर क्या संबंध है? तो एक जो डायग्राम है इसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि रघु तथा बाबू, रघु और बाबू, रघु और जो बाबू हैं ये दोनों क्या है, जुड़वा हैं। बाबू की बहन है रीमा। अब बाबू जो है इसकी जो बहन है कौन है, रीमा है। रीमा का पति कौन है, रीमा का जो हस्बैंड है, पति है, तो ये राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, ये जो रघु है इसकी माँ लक्ष्मी है। कौन है, माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति ये कौन है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी का जो पति है ये कौन है, राजेश है, राजेश। तो लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश है। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है, ये राजन है, ये राजेश है, इनका संबंध बताना है। अब इनका जो संबंध है तो ये ससुर का है, ससुर का, क्योंकि ये दोनों जुड़वा हैं। और बाबू, बाबू की बहन रीमा, रीमा का पति है ये राजन। और ये रघु है, रघु की माँ लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पति राजेश। तो इनका जो संबंध है ये ससुर से है। तो राजेश जो है ये इनके ससुर हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इनमें से उसे चुने जो अन्य 3 से अलग है। तो यहां पर इनमें से एक अलग है, कौन सा है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 28 को छोड़कर अन्य जो संख्याएं हैं ये 3 से भाग हो जाती है, तो ये वाली नहीं होती है। इसके बाद है यहाँ पर 5 नगर हैं, 1 2 3 4 5। इनमें रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। सारणी में स्तंभ 1 में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। स्तंभ 2 में केवल उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है जो एक सप्ताह में एक से अधिक फिल्म देखते हैं। सारणी को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये नगर हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5,
और ये क्रम है 1 और 2। तो जो नगर 2 है इसमें कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं? ये जो नगर 2 वाले हैं। तो यहाँ पर क्या इसमें है, जो स्तंभ 1 है इसमें उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जो सप्ताह में केवल एक बार फिल्म देखते हैं। तो एक में तो है एक सप्ताह में एक बार देखते हैं। और जो स्तंभ 2 है इसमें केवल उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई जो सप्ताह में एक से अधिक फिल्म देखते हैं। तो एक में एक बार देखते हैं सप्ताह में, और 2 में एक से ज़्यादा देखते हैं। तो यही आपने बताना है यहाँ पर कि नगर 2 में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा रहेगा? जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है 1500। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 में से 30 अर्थात 70। तो 70% का लगा लो आप, 3500 में कितना बनेगा? तो ये हो जाएगा 30 बराबर 3500 बटे 70 गुणा में 30। तो जब इनको हम हल करेंगे तो 1500 हो जाए यहाँ पर निकल के आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है? तो नगर में कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है? तो एक फिल्म देखने वालों की संख्या आप इसमें देख सकते हैं कौन से में ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी अर्थात जो 3 है ये वाला रहेगा। क्योंकि एक फिल्म देखने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 50 बटे 100 माइनस में 50 गुणा में 3200। तो कितना हो जाएगा, 32,000। तो सी वाला जो है यहाँ पर इसका हमारा रहेगा। इसके बाद है, कौन से नगर में फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या न्यूनतम है? और ये आगे भी है अभी। तो फिर नगर जो 2 है, नगर 2 में एक फिल्म देखने वालों की संख्या ये होगी 1500। और नगर 3 में तो ये हो जाएगी, फिर क्योंकि हमने अलग अलग निकालना होगा तो फिर ये 65 या इस पर 65 बटे 100 माइनस में 65 गुणा में 7000। तो इसके निकल के आएगा 13,000। और जो नगर 5 है तो इसमें देखने वालों की संख्या कितनी थी, 80 थी। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 गुणा में 2900। तो ये निकल के आएगी 11,600। तो 11 इसलिए जो नगर 3 में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। तो ये 3 जो है यहाँ पर इसका माना गया है। इसके बाद कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है? अब न्यूनतम कौन से में है, तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही निकालना होगा। नगर 1 में, तो नगर 1 में कितने हैं, वैसे ही 100 में से निकालना होगा। तो वैसे ही यहाँ पर होगा 100 बटे 100 माइनस 50 गुणा में 3200। तो यह आ जाएगा 6400। इसी प्रकार से नगर 2 में है तो इसमें भी वैसे ही होगा 100 बटे में 100 माइनस 30 गुणा में 3500। तो कितना हो जाए 5000। इसी प्रकार से नगर 3 है, नगर 3 में भी वैसे ही होगा 100 बटे में 100 माइनस 65 गुणा में 7000। तो इनका निकल के आएगा 20,000। ऐसे ही फिर नगर 4 है
नगर 4 में भी वैसे ही होगा, 100/100 - 25 और गुणा में 5400, तो इनका निकल के आएगा 7200। इसी प्रकार से नगर 5 है, इसमें भी वैसे ही होगा। नगर 5 में जो है इसमें कैसे होगा, इसमें भी वैसे ही 100/100 - 80 गुणा में 2900, तो ये निकल के आएगा 14500। तो इसलिए जो है नगर 2 जो है इसमें फिल्म देखने वालों की जो संख्या है ये कम है। नगर ये 2 में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। अब अधिकतम कौन से में है, तो जो ऑप्शन सी में है, अर्थात जो 3 है, क्योंकि इसमें हमने किया था ये 100/100 - 65 और गुणा में 7000, तो ये निकल के आया था 20,000। तो इसलिए नगर 3 जो इसमें फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार आप जब हल करोगे तो इसमें से देखकर जो आप इनको हल कर सकते हैं। इसके बाद है 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, तो कौन सी है। 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, तो जो हमने हल किए उनको वहाँ से आप देख सकते हैं, वहीं से सारा डाटा जो है मिल जाएगा ये। तो कितने थे, 3200, साथ में कितने थे, 1500 थे, और साथ में कितने थे, 13,000, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस में 25/100 - 25 गुणा में 5400 और साथ में 11,600। तो जब हम इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा 3200, साथ में 1500, 13,000, 1800, 11,600, तो ये आएगा 3100, ऑप्शन ए वाला। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हल होंगे, और ये आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।